सो हेलो वेलकम बैक गाइस। होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अमेजिंग मानवा। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। एंड ये मानवा 5-6 मिनट तक आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट में कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको ये मानवा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मुझे 1K तक पहुँचना है, तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। डैनवल आइलैंड पर चो जनजाति की पीढ़ियों से एक डरावनी कहानी बताई जा रही है। कहानी के मुताबिक बड्ढे समुद्रों के पार, जहां मनुष्यों को खाने वाले समुद्री जीव हैं, वहां खून और लड़ाई के लिए महादानव देखे गए हैं। दुर्भाग्य से अगर बच्चे उनसे टकरा गए तो उन्हें पूरी तरह खा जाएंगे। इसलिए बड्ढी लोग अपने बच्चों को हिदायत देते कि वो कभी भी इस टापू से बाहर न निकले। लेकिन बड्ढुओं को कभी नहीं लगा होगा कि ये दानव उनके अपने टापू पर हमला कर देंगे। चो जनजाति के मुखिया आइवान को अपनी बेटी मोक्रिन की चिंता है, जो फिर से लापता हो गई है। उसका भाई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। आइवन बेचैनी से फीन ब्लड जनजाति के आने का इंतजार कर रहा है। उसे साफ याद है जब फीन ब्लड जनजाति के मुखिया का खत आया था, जिसमें उन्होंने करीब 100 योद्धाओं के साथ खुद आने की बात कही थी। इवान इतना होशियार था कि उसने समझ लिया कि खत की बातों से पता चलता है कि हमला होने वाला है। वो इतने निर्दयी जंगलियों से कैसे बचेगा, इसकी चिंता में है। बस फिर क्या, उसके बेटे ने दूर कहीं देखते हुए अपनी आंखें फैला लीं। उसने अपने पिताजी को बताया कि फील्ड ब्लड कबीला आ गया है। जल्दी ही कश्ती किनारे पर पहुंचती है और एक लाल बालों वाली महिला रौबदार अंदाज में उतरती है। निर्दयी कद्दावर लोगों को देखकर इवान और उसके बेटे सदमे में जम जाते हैं। आइवन कांपते हुए फील्ड ब्लड के नेता को स्वागत के लिए नमस्कार करता है। उस महिला ने अपना परिचय चीफ्टन फ्रेया के रूप में दिया। उसकी छलकती हुई मुस्कान और चमकीली आंखों ने इवान और उसके बेटे की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। इधर मोकरन आंसुओं में डूबी अपने पापा को अपनी भावनाओं को ना समझने के लिए बुरा बोल रही है। उसने अपने पिताजी से कहा था कि उन्हें उसे तजुर्बेकार योद्धाओं से लड़ने देना चाहिए, लेकिन उसके पापा को लड़की का अकेले लड़ने का आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया और उन्होंने उसे बुरा भला कह के मना कर दिया। उसने उसे कहा कि वो खुद मामले में हाथ ना डाले और जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही चुप रहे, क्योंकि एक और बकवास करने वाले की जरूरत नहीं है, अपने लोगों का भला करने वाले। उसकी कठोर बातों ने मोकरान को गहरा घाव दिया। जब वो रो रही थी, झाड़ियों में छिपा एक लड़का उसे देख रहा था। जब मोकरिन अचानक उठ खड़ी होती है तो वो फिर से छिप जाता है। वो अपने आंसू पोंछती है, जानती है कि यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकती और जनजाति के सरदार की बेटी होने के नाते उसे कुछ करना होगा। पर तभी झाड़ियों से निकलकर लड़का उसके पास आता है। वो उससे लंबा होकर मुस्कुराता है, जिससे मोकरॉन को डर के मारे सिहरन होती है। वो जोर से चिल्लाती है, जिससे सरदारों का ध्यान उसकी ओर आता है। कुछ ही समय में लड़का उत्साहित होकर उनकी ओर भागता है। वो फ्रेया को उस माँ की तरह संबोधित करता है जो अपनी बाहों में एक लड़की लिए भागते अपने बेटे को देखती है। फ्रेया, आइवन और उनका बेटा सभी लड़के को हैरानी से देखते हैं। पर इवान की हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि लड़का उसकी बेटी मोकरेन को बाहों में लिए हुए है। फिर लड़का मोकरेन को अपनी माँ के सामने प्रस्तुत करता है, कहता है कि ये उसकी दुल्हन है। अनपेक्षित रूप से फ्रेया अपने बेटे ईथन का साथ देती है। कहती है वो उस पर गर्व करती है। वो आंसू में है, कह रही है कि विश्वास नहीं हो रहा कि वो शादी के लायक बड्ढा हो गया है। फ्रेया बस बक बक करती जा रही है कि कैसे वो और ईथन के पापा ने भी पहली नजर में प्यार कर लिया था। वो याद कर रही है कि कैसे उसने उसे कंधे पर उठा लिया था और उसी दिन शादी रच ली थी। ये सुनकर आइवन और उसका बेटा चौंक गए और समझ गए कि ये तो किडनैपिंग है। फिर फ्रेया ने ईथन का परिचय आइवन से कराया। आइवान ने अपना हाथ ईथन की तरफ बढ़ाया, जिसे ईथन ने खुशी से पकड़ डीडीएच लिया और उसे पापा बुलाया। इससे आइवान हक्का बक्का रह गया। मोकरन का भाई तुरंत ईथन से उसे ले गया। जब उसकी होने वाली दुल्हन का नाम सुना तो ईथन ने अपना सीना महसूस कर कहा कि उसका नाम भी कितना प्यारा है। सीन बदलता है, जहां आइवन फ्रेया और ईथन के बीच फंसा हुआ है, जो खुशी से शादी की बातें कर रहे हैं। आइवन की चुप्पी के बावजूद वो शादी की प्लानिंग जारी रखते हैं। इवान चिंतित हो जाता है, जानते हुए भी कि उसकी बेटी खतरे में होगी। फिर वो फ्रेया और ईथन को बताता है कि मोकरीन की उम्र सिर्फ 16 साल है। फ्रेया हमें सर हिलाती है, कहती है कि ईथन की उम्र 18 साल है और ईथन खुश हो जाता है कि वो मोकरीन की उम्र के करीब है। लेकिन आइवान खुलासा करते हैं कि उनके लोग नहीं, इतनी कम उम्र में मैरी। ये सुन के वो लोग भौंचक रह गए। दोनों आइवन के पास चले गए, तीखी नजरों से देखते हुए, और फ्रेया ने पूछा कि वो उनको कितना इंतजार करवाने वाला है। इवान ने मन मार के कहा 5 साल, जिसे सुन फ्रेया को जोर का झटका लगा। शी ने नाराजी जताई कि इतना इंतजार करना बहुत ज्यादा है, लेकिन ईथन खुशी से मान गया, कहते हुए 1 या 2 दशक और भी ठीक है, अगर बात मोकरेन की हो तो। तब फ्रेया ने अपना हाथ आइवन की तरफ बढ़ाया, जैसे दोनों जनजातियों के बीच नई दोस्ती का इशारा, जिसे आइवन झिझकते हुए थामा।
बाद में शैतानी खून वाली जनजातियां चली गईं। फ्रेया ने कहा कि वो लोग कितने शरीफ हैं, जिस पे ईथन ने भी हामी भरी। दोनों ने माना कि वे कितने मेहमान नवाज और दिल के अच्छे हैं। उनके अधीनस्थ लोग उनकी बातों को दूर से सुन रहे थे, हिम्मत नहीं हुई सच बताने की। तब फ्रेया ने ईथन से पूछा कि क्या वह सच में 5 साल तक इंतजार कर सकता है। ईथन मुस्कुराया, बोला कि उसे अपनी होने वाली दुल्हन के परिवार और जनजाति की परंपराओं का सम्मान करना सीखना होगा। वो अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उससे पहले वह खुद से वादा करता है कि वह एकदम परफेक्ट दूल्हा बनने की कोशिश करेगा मोक्रिन के लिए। इधर मोक्रिन अपने पिता का ख्याल रख रही है, जो फेंट ब्लड ट्राइब को मना नहीं कर पाने के लिए माफी मांग रहे हैं। मोक्रिन सिर हिलाती है, कहती है कि शादी को टालना सही फैसला था और कहती है कि वो परेशान ना हो। इवन उठ बैठता है और मोक्रिन को भरोसा दिलाता है कि 5 साल काफी लंबा वक्त होता है। इतना वक्त किसी लड़के का अचानक और बचकाना प्यार मिटाने के लिए काफी होता है और जल्द ही वो भूल जाएगा कि उसने कभी मोक्रिन से शादी के लिए पूछा था। मोक्रिन तय करती है कि वो अपने पिता को और परेशान नहीं करेगी और अपने कबीले के लिए जरूरी बलिदान देना स्वीकार कर लेती है। वो मुस्कुराती है और उनसे सहमति जताती है। वो अपने कमरे में वापस जाती है और कांपने लगती है। हालांकि वो बलिदान देने को तैयार है, पर वो युवा उसे डराता है। उसकी आंखें शिकारी की तरह झपट्टा मारने को तैयार होती हैं और उसके हाथ पैर काफी मजबूत हैं कि वो उसे इसी जगह रोक सके। वो सोचती है कि क्या वो वाकई उसे पसंद करता है या ये सिर्फ एक निकलता हुआ शौक है, जैसा कि उसके पिता ने कहा था। सीन 4 साल बाद का हो जाता है। मोक्रिन खुशी से ईथन को अपनी ओर दौड़ते और हाथ हिलाते देख रही थी। वो चौंक गया और सोचने लगा कि यह सब कैसे हो गया। कुछ घंटे पहले कबीला मोक्रिन के भाई की शादी की तैयारियों में जुटा था। मोक्रान को सभी तरह के स्वादिष्ट खाने का इंतजार था। एक औरत ने उसे याद दिलाया कि ये सब कपल की मुख्य ड्यूटी के बाद आता है। बाकी लड़कियां ये चर्चा कर रही थीं कि ये बात जोर से नहीं बोल सकते और ये तो बस दुनिया में बच्चे का एक और कदम है। एक लड़की फुसफुसाकर गप मार रही थी कि मुख्य भूमि वाले लोग तो पूरी रात यही करते रहते हैं, जिसको सुनकर बाकियों की तो सांस ही रुक गई। वो आह भर के बोला कि वहां की लड़कियों के लिए बड़ा अफसोस है जिनकी शादी वहां होती है। लेकिन उनमें से एक ने उसे बांह में धक्का देकर कहा कि रुक जा, मोक्रिन यहाँ है ना। उसने मोक्रिन से वादा किया कि 4 साल हो गए हैं और वे एक बार भी नहीं आए। मोक्रिन हंसते हुए बोली कि अभी तो साल भर बचा है, लेकिन तू शायद सही कह रही हो। फिर वो सब कुछ काम से भाग गए, मोक्रिन को अकेला छोड़कर। मोक्रिन ने सोचा कि पहाड़ों में खरगोश का शिकार करने जाए। जब वो गांव से गुजर रहा था, उसने लोगों को शिकायत करते सुना। फेंट ब्लड्स की बात है, उनसे जनजाति तंग आ चुकी थी क्योंकि वे अनजाने में कई बातों से उन्हें चिढ़ा देते थे। मोक्रिन अपने बैग को और जोर से पकड़ लेती है। फेंट ब्लड जनजाति पिछले 4 सालों में कभी नहीं आई, लेकिन अब अचानक परेशान करने लगे हैं। वो सोचती है कि क्या वे यहाँ शादी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। वो अपना सिर हिलाकर सोचों को एक तरफ कर देती है। वो जल्दी से पहाड़ों पर पहुंच जाती है और खरगोशों का शिकार करने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो आह भरती है, समझ जाती है कि वो बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है और इस तरह से तो हाथ खाली ही जाना पड़ेगा। वो अपनी भाभी को अच्छा विवाह का तोहफा देना चाहती थी क्योंकि उसको खरगोश बहुत पसंद थे। अचानक उसे क्रिस्टल फुल नजर आते हैं। वो उन्हें तोड़कर फैसला करती है कि उन्हें ही ले जाएगी। अचानक एक सांप उसे काट लेता है। वह फिर से उस पर हमला करने लगता है, पर एक तलवार से छेद दिया जाता है। मोक्रिन आंखें खोलती है और देखती है कि एथन उसके पैरों का मुआयना कर रहा है। वो झुकता है और उसके पैर से जहर चूसने लगता है। मोक्रिन उसके पकड़ से निकालने लगी, उससे रुकने को कह रही है। ईथन उसकी तरफ देखता है और अपना मुंह पोंछता है। फिर वो उसके जख्म को चाटने लगा, जिससे मोक्रिन शर्म से लाल हो गई। वो जहर को थूक देता है, एक पौधे को मुरझा जाने का कारण बनाता है। मोक्रिन देखती हैं और समझ जाती हैं कि वो जहर को चूसने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी तरफ झुकती है, याद दिलाती है कि ये सांप का जहर है। फिर वो पूछती है कि क्या वो ठीक है और क्या उसने जहर निकाल लिया है। वो उसके चेहरे का मुआयना करती है और देखती है कि वो ठीक है। फिर भी वो जहर का तो ढूंढने का इरादा रखती है। ईथन के उसके कमर पे हाथ रखने और उसको अपनी छाती की तरफ सरकाने से उसके विचार भंग हो जाते हैं। मोक्रिन गांव वापस जाने का सुझाव देती है, लेकिन अचानक उसको चक्कर आने लगते हैं क्योंकि बची कुची जहर के असर से। अचानक ही एथन उसको बाहों में उठा लेता है और चलने लगता है। मोक्रिन सोचती है कि वो हवा में क्यों तैर रही है और ऊपर देख ईथन को देखती है। एथन उस पे मुस्कुराता है, कहता है कि आखिर वो फिर मिलेंगे। मोक्रिन के पहचानते ही उसकी सिहरन उठ गई। डर के मारे वो बेहोश हो गई। ईथन को चकरा के रख दिया। वापस वर्तमान में आके ईथन उदास दिख रही मोक्रिन की तरफ दौड़ा, जो सोच रही थी कि आखिर वो 5 साल पहले क्यों आ गया। ईथन उससे कहता है कि वो उसके भाइयों से मिलने जा रहा था जब उससे भिड़ गया। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और पूछता है कि अब वो कैसी महसूस कर रही है, जिस पर वो कहती है कि वो ठीक है। मोक्रा को पता है कि वो बिना वजह पैनिक नहीं करने वाली, क्योंकि वे तो बस उसके भाई की शादी में शामिल होने आए हैं और कुछ भी नहीं। फिर वो हिचकिचाकर पूछती है कि इतना जहर चूसने के बाद भी वो कैसे खड़ा है।
ईथन बड़ी सी स्माइल देकर उससे कहता है कि वो जहर का असर ना होने देने वाला है, क्योंकि वो छोटी उम्र से ही हर तरह के जहर का अभ्यस्त हो चुका है। अचानक मोकरॉन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और वो सोचती है कि मुख्य भूमि कितनी डरावनी होगी जो बच्चों को जहर का प्रतिरोध बनाने पर मजबूर करती है। एकदम से एक पत्थर ईथन की ओर फेंका जाता है और एक आवाज उसे बुलाती है, उनके साथ काम करने को कहती है। वो पत्थर को चुरा चुरा कर देता है मोग्रेन को चौंकाते हुए और कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो बात बदलने का सोचती है और टिप्पणी करती है कि वो काफी बदल गया है, खास तौर पर उसके बालों को लेकर। ईथन मुस्कुराया और बोला कि वो 4 साल से ट्रेनिंग कर रहा है। उसने अपनी कमीज खोली ताकि अपनी सुडौल छाती दिखा सके। इससे मोकरिन की नजरें चुरानी पड़ी। फिर ईथन ने कहा कि उसने अपने सख्त ट्रेनिंग के चलते अपने बाल नहीं काटे। फिर वो शर्माते हुए पूछता है कि क्या उसे इस तरह और भी अच्छा लगता है। मोकरिन सोचती है कि क्या उसे ईथन से कह देना चाहिए कि वह अपने बाल कंघी करे, और मान लेती है कि वह गंदा लग रहा है, जिससे ईथन रोने लगता है। बाद में ईथन काफी उदासी के साथ आदिवासी लोगों के साथ काम करता है। मोकरन का भाई एक्सेल अपने पिता से कहता है कि फीन ब्लड कबीला अभी भी शादी को नहीं भूला है और वे एक योजना पर सहमत होते हैं। उस रात एक्सेल देखता है कि फीन ब्लड के जंगली लोग एक चिड़िया का शिकार करते हैं और बोन फायर तैयार करते हैं। वह ठान लेता है कि वह मोकरिन की शादी उन कुत्तों में से किसी से भी नहीं होने देगा। वह मोकरिन के कमरे में जाता है और समझाता है कि अगर फीन ब्लड्स ने फिर से उनकी जमीन पर कदम रखा हो तो भी हमें अपनी सतर्कता नहीं खोनी चाहिए। कोई भी नहीं बता सकता कि उनके सरदार का बेटा अब भी शादी के समझौते को याद रखता है या नहीं। एक्सेल कहता है कि ईथन एक बुरा राक्षस है जिसका काला दिल हंसते हुए चेहरे से छिपा हुआ है। पर मोकरिन का मानना है कि ईथन को खराब राक्षस कहना बहुत ज्यादा है, भले ही वो थोड़ा डरावना लगता हो। वो आज की घटनाओं को याद करती है लेकिन फिर जल्दी से दिमाग से निकाल देती है और सावधान रहने का फैसला करती है। वो मानती है कि ईथन कितना बुरा राक्षस है। एक्सेल हंसते हुए उससे कहता है कि अगर कुछ हो जाए तो वो उसे या उसके पिता को फौरन बताए। फिर वो शुभ रात्रि कहकर चला जाता है। मोकरान बिस्तर पर गिरकर उफ करती है। वो शर्मा जाती है सोचकर कि ईथन ने इतना शर्मिंदा कर देने वाला काम बिना पलक झपकाए कैसे कर दिया। उसे छोड़कर उसके भाई और पिता के अलावा किसी और मर्द ने कभी हिम्मत नहीं की उसे छूने की। वो ठान लेती है कि ईथन के आसपास वो और भी ज्यादा संभल कर रहेगी। इधर ईथन तैयार होता है और अपनी तलवार उठाता है, बोलता है कि बस एक बार ही काफी है। अगले दिन मोकरिन को उसका छिपा हुआ हथियार मिल जाता है। चूंकि उसकी जनजाति को लड़ाई झगड़े से बड़ी नफरत है, वो गांव में खुलकर अभ्यास नहीं कर सकती। काश कोई असली योद्धा होता जो उसे सही भाला फेंकने का तरीका सिखाता। वो खुद को फेंकने की कोशिश करती है पर हर बार असफल हो जाती है। अचानक ईथन पीछे से आता है और उसकी मुद्रा ठीक करता है। वो उसे कहता है कि अपने शरीर को थोड़ा घुमाकर रखे और निशाने की ओर अपनी कलाई को इशारा करने के लिए पॉइंट करे। निशाना लगाने के साथ उसकी निकटता और उसके कानों में फुसफुसाहट मोकरिन को परेशान कर देती है। वह उसे यह कहते हुए दूर हटाने की कोशिश करती है कि वह बहुत करीब है और पीछे मुड़कर देखती है। एथन को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिसके बाल अब छोटे हो गए हैं। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसे जानती है, जिससे एथन सदमे में आ जाता है। वह रोते हुए पूछता है कि क्या वह उसे नहीं पहचानती। मोकरान तुरंत उसे एथन के रूप में पहचान लेता है, जिससे वह खुशी से झूम उठता है। वह उसे उठाता है और पूछता है कि क्या उसे कहीं चोट लगी है। मोकरिन सोचता है कि वह अब कितना सुंदर दिखता है। फिर उसे अपने चेहरे पर एक कट दिखाई देता है, लेकिन एथन हंसते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक खरोंच है। फिर वह उसके घायल हाथ के बारे में पूछता है, जिससे मोगरान शर्मा जाती है और वह इसे कुछ भी नहीं कहकर टाल देती है। लेकिन एथन का कहना है कि वह उसके खूबसूरत हाथ पर दाग नहीं चाहता और उसके सूजे हुए हाथ पर वार करता है। मोगरान उसे एक चिपचिपे पिल्ले की तरह उसके हाथ पर उपद्रव करते हुए देखता है और वह जोर से हंसती है। उसकी हंसी देखकर एथन चकाचौंध हो जाता है, क्योंकि यह पहली बार था जब मोकरिन उसे देखकर मुस्कुराया था। मोकरिन ने देखा कि वो खून बह रहा है तो ईथन फटाफट उसे पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन मोकरिन ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ दिया और ऐसा करते हुए अपने आप को थोड़ा सा उजागर कर दिया, जिससे ईथन लाल हो गया। इससे उसकी नाक से और भी खून की धार बहने लगी। वो मोकरिन को बताना नहीं चाहता था कि वो फिर से क्यों खून बह रहा है, इसलिए वो जल्दी से चला गया, मोकरिन को चकित करते हुए। वो हंसती है, कहती है कि उसने उसकी जिज्ञासा जगा दी है। बाद में मोकरिन को एक फिजिशियन ने भला बुरा सुनाया, क्योंकि वो भाला फेंकने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसने एक बहाना बना दिया। जब वो उसके घर के पास से गुजरती है तो कुछ जड़ी बूटियां देखती है और ईथन के लिए कुछ खरीद लेती है। वो उसके घर के बाहर उसका इंतजार करती है, लेकिन लगता है कि वो घर पे नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, उसे ईथन को नहाते हुए देखती है, जिससे वो भी लजा जाती है। वो छिप जाती है, लेकिन ईथन ने पहले ही उसे देख लिया होता है। वो बाहर आता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिवाय एक टोकरी के जिस पर एक नोट पड़ा होता है। वो नोट पढ़ता है और मोकरिन की सोच समझ की सराहना करता है। वो अपना तौलिया हवा में उछालकर चिल्लाया कि वो उससे प्यार करता है। इस बीच मोकरिन घर की ओर दौड़ा, उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हुए। अगली सुबह ईथन बड़ा खुश था, जबकि मोकरान को उसकी आंखों में देखना अजीब लग रहा था। बाद में ईथन उसे एक असली भाला देता है, कहता है कि ये बांस की छड़ी से बेहतर काम करेगा जो वो अब तक इस्तेमाल कर रही थी। वो उसे उसके हैंडल पे लिखा हुआ विवरण भी दिखाता है। वो शर्माते हुए कहता है कि उसे इतना साधारण उपहार देके बुरा लग रहा है, लेकिन वो सोचता है कि मोकरिन इसके लायक है। मोकरिन बोल नहीं पाती,
क्योंकि उसे एहसास होता है कि ईथन ही वो एकलौता है जिसने उसे भाला चलाने के लिए न तो जज किया और न ही डांटा। दूसरों ने उसे लड़कियों वाली गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की या उसे बुरी तरह डांटा, लेकिन ईथन ने नहीं। ईथन उसकी उदासी देखकर पूछता है कि क्या बात है। मोकरिन मुस्कुराती है और कहती है कि उसे ये बहुत पसंद आया। ईथन मुस्कुराता है और उसे प्रशिक्षण देने की पेशकश करता है अगर वो चाहे, ये स्वीकार करते हुए कि वो हमेशा उसके लिए वहां रहेगा। ईथन को मुस्कुराते देखकर मोकरान के दिल में गुदगुदी होती है। वो रात एक्सेल की शादी थी। जल्द ही शादी की रस्में हुई और सभी ने शादीशुदा जोड़े के लिए तालियां बजाईं। इधर मोकरान खाना खाने में व्यस्त थी, जबकि ईथन प्यार से उसे देख रहा था। वो अपनी प्लेट से उसे और खाना खाने को देता है। मोकरान देख रहा है। एक्सेल और उसकी दुल्हन ने शादी की मिठाई खाई, जो कि सिर्फ दूल्हा दुल्हन के लिए ही रिजर्व होती है, और वो भी खाने की आशा कर रहा है। उसने कहा कि अच्छा होगा ना। ईथन ने पूछा क्या, जिस पे उसने कहा सुहागरात। इससे ईथन के गाल लाल हो गए। मोकरिन, जिसे सुहागरात के लिए चो जनजाति के नवविवाहितों के स्वादिष्ट खाने की तलब है, क्योंकि वो पूरी रात लजीज खाना खाते हैं, कहती हैं कि वो इंतजार नहीं कर सकती। ईथन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा वो भी वैसा ही महसूस कर रहा है। उसके गाल और भी ज्यादा गुलाबी होते गए जैसे जैसे वो शराब गटकता गया अपने आप को शांत करने के लिए। लेकिन जब मोकरिन ने गंभीरता से कहा कि जब वो शादी करेगी तो पहले महीने हर रात सुहागरात होगी बिना किसी ब्रेक के, ईथन ने अपनी पी रही ड्रिंक को बाहर निकाल दिया। अब वो मोकरान के लिए सबसे अच्छा करने की ठान चुका है। दूसरी तरफ एक्सेल उस पर बारीक नजर रख रहा है। चंद दिन बाद मोकरान ने गांव वालों से मोकरान का पता लगाने की बहुत कोशिश की। आइवन का कहना है कि वो अभी तक जाने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा है और जिधर भी जा रहा है तबाही मचा रहा है। एक्सेल ने उससे बताया है कि एक और भी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि मोकग्रेन को ईथन का आसपास होना अब सहज लगने लगा है। ये सुनकर आइवन चौंक गया और उसने फैसला किया कि वो जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करेगा, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। फिर उसने मोकरिन से कहा कि वो डैन के साथ जाकर उस आइलैंड के पास वाले बीच पर कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करे, क्योंकि फिजिशियन मून तबीयत से ज्यादा ठीक नहीं है और उन्हें किसी की मदद की जरूरत है। उसने मोकरिन को धक्का देकर बाहर कर दिया और उसे अभी जाने को कहा। इधर ईथन अभी तक मोकरिन को ढूंढने में असफल रहा है। आखिरकार उसने उसे देखा, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने पाया कि वो डैन के साथ खुशी खुशी गप्पे मार रही है। लेकिन असल में वो दोनों तो बस बीच की ओर जा रहे थे। फिर भी इससे ईथन को गुस्सा आ गया और उसने कसम खाई कि वो डैन जैसे आवारे को अपनी प्यारी मोकग्रेन के पास फटकने नहीं देगा। उसने चुपचाप उन्हें बीच तक फॉलो किया। डैन ने मोकग्रेन की तरफ देखा, उसे इतनी खूबसूरत होते देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि वो उसके बारे में क्या सोचती होगी। फिर उसे एहसास हुआ कि वो उसके साथ चलने के लिए उत्साहित है, शायद इसका कुछ मतलब हो। दूसरी ओर मोकग्रेन को आराम महसूस करके खुशी हुई। यह एक अच्छा, सब कुछ वैसा ही चल रहा था, बस एक बिन बुलाया मेहमान आ गया। वो आह भरती है ये सोचकर कि शायद ईथन अब भी उससे शादी करना चाहता है और सोचती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। उसके ख्यालों में से डैन का पूछना कि क्या आजकल कोई उसे दिलचस्प लग रहा है उसे चौंका देता है। दोनों ही अजीब तरह से हंसने लगते हैं। एक समय था जब मोकरिन एक्सेल्स दोस्त को पसंद करती थी। वो एक शांत लड़का था जो उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व था। मोकरिन की नजरों में वो आदर्श था और बिल्कुल सही लगता था, पर जब उसे पता चला कि वो शादी कर रहा है तो उसे कोई खास एहसास नहीं हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि हर कोई अपने दिल में बसे इंसान से एक खास तरीके से दिखने और बर्ताव करने की उम्मीद रखता है, और अगर वो इंसान उम्मीद के मुताबिक नहीं होता तो फिर उस प्यार की चिंगारी को बरकरार रखना मुश्किल होता है। ईथन उत्सुकता से सोचता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वो देखता है कि डैन मोकरिन की ओर हाथ बढ़ाता है, जिससे वह चौंक कर पीछे हट जाता है। वह तुरंत अपनी छिपने की जगह से बाहर आता है और चिल्लाता है। डैन और मोकरिन ईथन को अपने सिर पर भारी चट्टान लेकर उनकी ओर दौड़ते हुए देखकर कांप उठे। वास्तव में हुआ यह था कि डैन मोकरिन के बालों से एक पत्ता हटाने में मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईथन, जिसे गलत विचार आया, अब क्रोधित है। डैन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन नहीं रुकता। मोकरिन को एहसास हुआ कि उसकी आंखें सुनने की स्थिति में नहीं हैं। वह जल्दी से डैन को अपने साथ खींच लेती है और वे भाग जाते हैं। इससे ईथन आश्चर्यचकित हो जाता है और वह सदमे में चट्टान छोड़ देता है। मोकरिन ने ईथन के चेहरे पर चोट के भाव देखे थे और वापस आकर चीजें स्पष्ट करना चाहती थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने जड़ी बूटियां एकत्र की, वे जल्द ही अपना रास्ता भटक गए और एक खाई में गिर गए। डैन ने उसे आश्वासन दिया कि जब जनजाति को पता चलेगा कि वे लापता हैं तो वे मदद भेजेंगे। हालांकि अब रात हो चुकी है और अभी भी मदद का कोई संकेत नहीं है। इस बीच इवान और चिकित्सक मून इस बात का जश्न मना रहे हैं कि मोकरिन और डैन इतनी रात तक भी साथ साथ हैं। मोकरिन को पता है कि उन्हें खुद ही कोई रास्ता ढूंढना होगा, पर जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, फिसल कर चोटिल हो जाती है। डैन का कहना है रुक जाना चाहिए, ये समय और मेहनत बर्बाद करना है काबिलियत से ज्यादा कुछ करने की कोशिश में। वो इशारा करता है कि ये उसके जैसा तो बिल्कुल नहीं है, कभी इतनी लापरवाह नहीं रही और अब तो बदल भी गई है। उसके शब्दों ने मोकरान आंखें खोल दिए, जैसे वो अपने शब्दों को याद करती है। वो सोचती है क्या कोई होगा जो उसे उसी की तरह प्यार करे। अचानक ईथन की छवि उसके दिमाग में कौंध जाती है।
जैसे ही वो सोचती है, डैन उसके हाथ पकड़ लेता है और शादी के लिए पूछता है। वह कहता है कि ईथन ने उसका दिमाग खराब कर दिया है और वो उसे ईथन से शादी नहीं करने देगा। मोकरिन अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डैन बहुत ज्यादा मजबूत है। डैन उसे चुंबन करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मोकरिन उसे पीछे धकेलती है, उसे रुकने के लिए कहती है। ईथन उसकी आवाज सुनता है और उस दिशा में देखता है। जब मोकरान डैन को अपने से धक्का देती है तो अचानक वो देखती है कि बाहर से एक भाला फेंका जा रहा है। वो उसे पकड़ती है और डैन को उससे मारती है, जिससे वो गिर जाता है। वह भाले को घूरती है और उसे पहचानती है कि वो उसका है। जैसे ही वो सोचती है, उसे एक रस्सी फेंकी जाती है। वो अपना रास्ता चढ़ती गई और आसपास कोई नहीं पाया, पर उसको पूरा यकीन था कि उसकी मदद ईथन ने की थी। कुछ दिनों बाद मोकरान का जन्मदिन था। आइवन और एक्सेल ने उसे एक तोहफा दिया। वो अपनी प्लान काम करते देख के खुश थे, पर डैन के लिए चीजें ठीक नहीं लग रही थीं। दूसरी तरफ मोकरिन उदास थी। ईथन अभी भी कहीं नहीं मिल रहा था और वो सोचता है कि कहीं उसने उससे कुछ गलती तो नहीं कर दी, या फिर ये इसलिए है क्योंकि वो बदल गई है। जैसे ही एक संदेशवाहक ने आइवन को बताया कि जहाज पोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके ख्याल कट गए। जब वे पोर्ट पर पहुंचे, एक्सेल ने अपने पिता को बताया कि ये एक आक्रमण है। फिर एक्सेल ने उनके ऊपर एक चेहरा उभारते हुए इशारा किया। मोकरान ने उसे ईथन के रूप में पहचाना। ईथन कूदकर बाहर आया, जिससे मोकरान अपने पिता के पीछे छुप गई। ईथन उनकी ओर देखकर घोषणा करता है कि काम हो गया। एक्सेल अपनी तलवार चलाने को तैयार था, लेकिन ईथन का मूड अचानक बदल गया। वो जहाज को मोकरिन के जन्मदिन के तोहफे के रूप में पेश करता है। वो उसे थपथपाता है, कहता है कि वो नीचे उसका दिल से लिखा संदेश ढूंढ सकती है, जिसे उसने खुद लिखा है। मोकरान आखिरकार एहसास करती है कि यही वजह थी कि ईथन पिछले कुछ दिनों से गायब था। वो अपने ख्यालों से बाहर निकल आती है। जैसे ही ईथन उसे उठाता है और मुस्कुराता हुआ जहाज की तरफ ले जाता है। ईथन आइवन को बता देता है कि वे सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। आइवन उसे वापस बुलाता है, पर ईथन अपनी दुल्हन को बाहों में उठाकर भाग निकलता है। ईथन नाव चलाते हुए मोकरान उससे विनती करती है कि ऐसा न करे, वरना वो नाव पलट देगा। नाव पर उसका ये पहला सफर था। ईथन उसे कहता है कि आंखें खोलकर नजारा देखो। वो हिचकिचाती है, पर धीरे से झांकती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे पानी में कई तरह की मछलियां नजर आती हैं। वो समुद्र में हाथ डालती है और उसे देखकर हैरान होती है कि समुद्र बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई डरावनी कहानियों से कितना अलग है। ईथन एक पहाड़ की ओर इशारा करता है। उसे बता रहा होता है कि वो माउंट ग्योंग है, जो उसके जनजाति के गांव के बीच में स्थित है। वो दूसरे द्वीप की ओर इशारा करता है, जिसे मोकरिन उत्सुकता से सुनती है। उससे पहले किसी ने भी उसे उनके द्वीप से परे की दुनिया के बारे में नहीं बताया था। उसे बहुत दिलचस्प लगा। वह ईथन की तरफ मुड़ती है, जो उसे मुस्कुराकर जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। अचानक समुद्र की लहरें तेज हो गईं और नाव इधर उधर झूलने लगी और मोकरिन ईथन पे गिर गई। वो अपनी आंखें बंद करके सोचने लगती है कि क्या ईथन ही वो हो सकता है। अचानक एक बड़ी मछली उनकी तरफ आती है, पर ईथन उसे दूर ठोकर मार देता है। इससे मोकरिन वापस हकीकत में आ जाती है और समझ जाती है कि कैसे वो आदमखोर मछलियों से घिरे हुए हैं। इससे ईथन नाराज हो जाता है और वो सबको हरा देता है, उन्हें चेतावनी देते हुए कि वो उसकी मोकरिन को छुए भी नहीं। मोकरिन नजारे को खुलते हुए देखती है, मछलियों के लिए बुरा महसूस करती है। तभी वो एक मछली को देखती है जिससे ईथन पहले ही निपट चुका था, मतलब कि एक और बची है। वो उसे चौकन्ना रहने के लिए आगाह करती है और तभी वो मछली हमला कर देती है। मोकरिन फौरन उसकी मदद के लिए आती है और अपना भाला मछली की तरफ फेंकती है, उसे मार डालती है। ईथन उसे हैरानी से देखता है। वो उसे अपनी ओर खींचता है और उसे चुंबन करता है। मोकरिन अचानक इस हरकत पे हक्की बक्की रह जाती है और पूछती है, उसने अचानक ऐसा क्यों किया? ईथन मानता है कि वो इस पल में उसे खो देने से डर गया था और बस उसे सोच नहीं पा रहा था। वह बिना पूछे चुंबन के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वह दोबारा ऐसा कर सकता है। मोकरिन आश्चर्यचकित है, लेकिन फिर भी सहमत है। इस बीच इवान आहें भरता है, अपनी बेटी के लौटने का इंतजार करता है। एक्सेल अन्य जनजातियों से मदद मांगने का सुझाव देता है, जो उन्हें नष्ट करने के लिए राक्षस रक्त जनजातियों से अधिक मजबूत हैं। लेकिन इवान अपने बेटे को उपदेश देता है कि अपने लिए दूसरों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करना न तो सच्ची ताकत है और न ही स्वतंत्रता। इससे पहले कि एक्सेल विरोध कर सके, एथन और मोकरिन दोनों लौट आए। उनके प्रसन्न चेहरे देखकर इवान और एक्सेल आश्चर्यचकित रह गए। एथन एक मरी हुई मछली उठाता है और घोषणा करता है कि मोकरान ने अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई की और उसे मार डाला। जहां फील्ड ब्लड जनजाति ने मोकरान के लिए जय जयकार की, वहीं चौ जनजाति यह सुनकर भयभीत हो गई। इवान टिप्पणी करता है कि वे शायद अंधे हो गए होंगे और मोकरान उन सभी में सबसे बहादुर लगता है। लेकिन एक्सेल ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कुछ नहीं कहा। उस रात इवान को आश्चर्य हुआ कि कार्रवाई का सबसे बुद्धिमान तरीका क्या है। वह अपने विचारों से कट जाता है क्योंकि एथन अचानक दरवाजा खोल देता है। वो आइवन के पास जा रहा है, उसे डरा के खून खराबा न होने की विनती करवाया। लेकिन ईथन घुटनों पर बैठकर आइवान की इजाजत मांगता है कि वो उसकी बेटी से पहले से तय समय से जल्दी शादी कर ले। आइवन हैरानी में जम जाता है और पूछता है क्या उसने इस बारे में मोकरान से बात की।
उलझन में इवान मना कर देता है और कहता है कि वो ये होने नहीं दे सकता। ये शादी मोकरान और उसके बीच की बात है, इसलिए वो उसे सलाह देता है कि वो उससे इजाजत मांगे, न कि उससे। वो बोलते बोलते रुक जाता है क्योंकि ईथन जल्दी में भागता हुआ चला जाता है, कहते हुए कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। ईथन मोग्रेन का पति बनने की इतनी खुशी में डूबा था कि उसने आइवन की रोकने की मिन्नतें भी नहीं सुनी। जैसे ही वो तेज बारिश में इवान के घर की ओर दौड़ता है, एक्सेल उसे दूर से गुस्से में देख रहा होता है। आखिरकार वो उसके घर पहुंच जाता है। ईथन के लिए ये सिर्फ पहली नजर का प्यार नहीं था, वो उसका पहला सच्चा प्यार थी। वो 4 साल की कठिन ट्रेनिंग भी उसे स्वागत योग्य लगी, जिसने उसे मोकरिन के लिए बेहतर साथी बनने में मदद की। वो नहीं सोचता कि वो उसकी भावनाओं को नहीं समझती, पर जब वो दरवाजा खोलता है तो मोकरिन को वहां नहीं पाता। वो सोच रहा है कि वो इस भारी बारिश में बाहर क्या कर रही होगी, पर उसका अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जैसे ही एक्सेल उसके पास पहुंचा, एक्सेल ने पूछा कि उसके गांव में उसकी बहन के लिए कैसी जिंदगी होगी, जिससे ईथन हैरान रह गया। हालांकि इवान एक्सेल्स योजना के खिलाफ है, एक्सेल फिर भी दृढ़ संकल्पित है कि वह ग्यूही हिल्स में उन शापित दानवव्यक्तियों को जीतने के लिए एक मजबूत जनजाति खोज लेगा। ईथन कहता है कि वह उसकी चिंताओं को समझता है, पर उसने उन लोगों की आंखें भी देखी हैं जो लालच और महत्वाकांक्षा से पागल हो गए हैं। वह खुलासा करता है कि वह उस नजर को अच्छी तरह से पहचानता है और वो नजर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। एक्सेल उसका हाथ झटक देता है, कहता है कि यह सब बकवास है। एक्सेल एक मुस्कान बनाते हुए कहता है कि वह अपनी जनजाति और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। फिर वह मोग्रेन को खोजने निकला, लेकिन गांव में उसे नहीं मिला और वह सोचने लगा कि वह कहां चली गई होगी। उसने मोग्रेन का टूटा हुआ भाला देखा और बेचैन हो उठा। सोचने लगा कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। इसी बीच स्मिथी गांव में मोग्रेन अपनी मूर्खता पर आहें भरती है, क्योंकि उसने उस मन खाने वाली मछली को पकड़ने के बाद अपने आप पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लिया था। उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया, लेकिन बदले में उसका भाला टूट गया। वह दुखी महसूस करती है क्योंकि यह एथन की ओर से एक उपहार था। उसे आज की घटना याद आती है, जिससे उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और सोचती है कि उसके मन में उसके लिए यह भावना क्या है। अगले दिन मोग्रेन गांव लौट आया, इतना थका हुआ कि पूरी रात बाहर रहना उसके लिए संभव नहीं था। वह चिंतित एथन को देखती है, जो तुरंत उसे गले लगा लेता है। इससे वह भ्रमित हो जाती है और पूछती है कि क्या गलत है। एथन अजीब तरह से हंसते हुए कहता है कि वह पूरी रात उसे ढूंढ रहा है और अचानक गिर जाता है। मोग्रान ने यह महसूस करते हुए उसके चेहरे को सहलाया कि वह जल रहा है। वह उसे अपने चिकित्सक मून के पास ले आती है, जो उसे बताता है कि यह सिर्फ एक सामान्य सर्दी है। वह उससे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि सबसे मजबूत व्यक्ति को भी कभी कभी सर्दी हो जाती है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि एथन का दिल तेजी से धड़क रहा था, यानी वह काफी तनाव में था। इसके बाद चिकित्सक मून यह कहते हुए चले गए कि उन्हें आराम करना चाहिए और वह कुछ ही समय में उठ जाएंगे। वे सभी चले गए, लेकिन मोग्रेन ने एथन के साथ थोड़ी देर और रहने का फैसला किया। उसने देखा कि वो कुछ पकड़े हुए हैं और उसे लेने की कोशिश करती है, पर उसका ग्रिप बहुत मजबूत है। आखिरकार उसे वो मिल ही जाता है और पता चलता है कि वो उसके भाले का हिस्सा है। ईथन जल्दी ही होश में आता है और मोग्रेन को अपनी ओर खींचता है। मोग्रान को लगता है कि उसका बुखार कम नहीं हो रहा। ईथन खुलासा करता है कि वो उससे शादी का प्रस्ताव देने की सोच रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो भी उसे चाहती है। ये सुनकर मोग्रान की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। ईथन आगे बताता है कि कल रात जब वो गायब हो गई, उसे अचानक डर लगने लगा था। उसे बार बार ये सोचकर परेशानी हो रही थी कि अगर वो ना कह देती तो वो क्या करता। मोग्रेन एक वाक्य बनाने में हिचकिचाती है। ईथन मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि उसे आज भी याद है जब उसने उसे पहली बार देखा था। उसका दिल छूट गया था, क्योंकि उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। मोग्रेन का चेहरा उतरा हुआ सा हो जाता है और वो पूछती है कि क्या होता अगर वो फीकी और बेआकर्षक हो जाती। क्या इससे उसके प्रति भावनाएं बदल जाती? ईथन हंसते हुए कहता है कि नहीं, वो बदलेंगी नहीं। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लेता है। वो कबूल करता है कि वो जो भी हो और वो चाहे कैसा भी दिखे, वो हमेशा उसकी मोग्रान रहेगी और उसे चाहने से वो कभी बाज नहीं आएगा। मोग्रेन सोचती है कि उसके दिल की हर बात का जवाब उसके पास कैसे होता है। उसने हर चीज में उसका साथ दिया और समर्थन किया है। अगर वो सच में वो है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सकती है, तो शायद वो अंत में हाँ कह दे। फिर ईथन मान लेता है कि वो उससे प्यार करता है और पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। मोग्रान का दिल जोर से धड़कता है, उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो सोचती है कि उसके अंदर क्या है। दृश्य बदलता है और ईथन चिकित्सक मून से माफी मांगता है कि उसे चिंता में डाला और वादा करता है कि उसकी दयालुता को वो कभी नहीं भूलेगा। फिर वो मोग्रान की तरफ मुद्दता है, कहता है कि उसने सुना है वो पूरी रात उसकी चौकीदारी कर रही थी और उसका धन्यवाद करता है। मोग्रान छटपटाती है तो ईथन पूछता है कि क्या उसे कुछ कहना है। वो इशारा करती है कि वो थोड़ा और करीब आए। फिर वो उसके कान में कुछ फुसफुसाती है, जिससे वो घबरा जाता है। उसने पूछा कि क्या वो सच में वैसा सोचती है, जिस पर वो शर्माकर हाँ में सर हिला देती है। वो झट से उसे खुशी से उठा लेता है, वादा करते हुए कि वो अच्छा पति बनेगा। वो खुशी खुशी घूमता रहता है, भले ही मोग्रान के विरोध के बावजूद। आखिरकार वो रुकता है और उसे गले लगाता है, कसम खाता है कि उसे कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए सबसे अच्छी बात है जो कभी हुई। फिर वे आइवन्स घर पहुंचते हैं, जहां वो शांति से चाय पी रहा होता है।
जैसे ही उसे ईथन आवाज सुनाई देती है, उसकी पीने की चीज मुंह से बाहर निकल जाती है, उसकी उंगलियों को जला देती है। वो जबरन ईथन पर मुस्कान बनाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। ईथन हंसते हुए खुलासा करता है कि वे शादी की तैयारियां शुरू करने को तैयार हैं। उसकी बातें सुनकर आइवान का बदन अकड़ जाता है। फिर वो चुपके से मोकरान से पूछता है कि क्या वो वाकई में ये चाहती है। वो पूछता है क्या ईथन ने उसे धमकी दी या मना लिया है कि वो खुद को समर्पण कर दे। मुल्करिन इसका खंडन करती है, कहती है कि उसने ही उसे सहमति दी है। आइवन भारी मन से सांस लेता है और उसे ऐसी स्थिति में डालने के लिए माफी मांगता है। मोकरिन साफ करती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि यही वो चाहती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, एक्सेल उसका हाथ पकड़ता है और उसे सुनसान जगह ले जाता है। वो कहता है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि उसने ईथन से शादी के लिए सहमति दी है। जब वो हाँ कहती है तो एक्सेल उसे कंधों से पकड़ लेता है और उसने वादा किया कि वो अपने कबीले के लिए और ताकत ढूंढेगा। उसने उससे कहा कि उम्मीद मत छोड़ो, वो उसे उस जंगली के पंजों से बचाएगा। मोकरिन पीछे हटता है, पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने उससे कहा कि कोई बेवकूफी वाला काम मत करो, पर एक्सेल पलटते हुए कहता है कि शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वो उसे छोड़ देगा। उसने कहा कि शायद वो उसके लिए एक अच्छी ट्रॉफी की तरह लगी होगी, क्योंकि मर्द लोग नई जीत को लेकर बड़े जिद्दी होते हैं। पर जब वो उसकी हो जाएगी और उसके बेड चैम्बर में अपना फर्ज निभाएगी तो वो उसे ऊबा हुआ लगने लगेगा, और जब वो दिन आएगा वो उसे वापस भेज देगा। पर वो रुक जाता है जब उसे मोकरेन रोते हुए दिखती है। वो उसकी ओर बढ़ता है पर ईथन आवाज सुनकर रुक जाता है, जो उससे रुकने को कह रही होती है। वो कहता है कि वो यहाँ खड़ा होकर सुन रहा था कि वो कितनी दूर जाएगा, पर उसने हद पार कर दी है। ईथन आगे कहते हैं कि हो सकता है वो कई चीजों को अनदेखा कर रहा हो, पर वो बेवकूफ नहीं है। उसको लगा कि मोकरिन का भाई होने के नाते एक्सेल उसकी भलाई ही चाहेगा। मोकरिन को पता था कि उसे कुछ करना होगा इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। जैसे ही एक्सेल बहस करने लगता है, वो बीच में आ जाती है और अपने भाई को बताती है कि सब गलतफहमी है। वो एक्सेल को सुझाव देती है कि वो ईथन से बात करे ताकि अपने मतभेदों को दूर कर सके, और उम्मीद करती है कि वह उसकी खुशियां चाहेगा। एक्सेल की नजरों में नरमी आ जाती है। मोकरिन ईथन की तरफ मुड़ती है और उससे भी यही चाहती है। उससे कहती है कि वो कोशिश करे खुद को एक्सेल की जगह रख के देखने की। फिर वो चली जाती है, एक्सेल को बताते हुए कि वे पहले वापस जाएंगे। चलते चलते मोकरान को आशा है कि उसने ईथन की भावनाओं को आहत न किया हो। अचानक ईथन रुक जाता है और कहता है कि अब वक्त है कि उसे बता दे, अगर वो इस शादी से पीछे हटना चाहती है उसे सिर्फ एक शब्द कहना होगा और वो चला जाएगा। वो पूछती है कि क्या वो कभी नहीं लौटेगा जब वो चला जाएगा, जिससे ईथन को झटका लगता है। वो कहता है कि नहीं आएगा अगर वो नहीं चाहती उसे, या शायद बिना बताए आ जाए उसकी एक झलक पाने के लिए। उसके शब्दों ने मोकरान को मुस्कुराहट दी। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो जाए। वो पूछता है कि क्या वो सुनिश्चित है कि उसे उससे शादी करके पछतावा नहीं होगा। मोकरान कहता है कि अभी तो उसे पता नहीं है, लेकिन उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो जितना हो सके उतना उसे प्यार करने वाला है। उसे गले लगाते हुए बोले, ये तो बिना कहे समझा जाता है। मोकरिन को जाने का दिन जल्दी ही आ गया। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। फिर वह अपने पिता के पास गई, पर एक्सेल उनके साथ नहीं था। वह उम्मीद कर रही थी कि जाने से पहले एक्सेल से मिलेगी। ईवन ने उसके स्वास्थ्य और खुशी की कामना की, यकीन दिलाया कि एक्सेल वापस आ जाएगा। इससे मोगरान की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली कि वह वापस आएगी क्योंकि आखिरकार वह चो कबीले के अद्भुत सरदार की बेटी है। दृश्य 4 दिन बाद को स्विच हो गया। वे अभी भी समुद्र में थे और यह अजीब नए अनुभवों से भरा एक सफर रहा है, लेकिन उसे मजा आ रहा था और वह सोच रही थी कि कैसी दुनिया उसे क्षितिज के पार मिलेगी। अगले दिन वे आखिरकार ईथन्स गांव पहुंच गए। ग्यूई कबीले का घर देखकर मोकरिन हैरान रह गई। नाव से बाहर कदम रखते ही फ्रेया ने उसे खुशी से स्वागत किया और उसे अपनी बहू कहकर पुकारा। फ्रेया ने मोकरिन को उठा लिया और प्यार से गले लगा लिया। मोकरन को एहसास हुआ कि शायद वो ईथन की तरह ही होगी। फिर ईथन ने अपने परिवार से मोकरान का परिचय करवाया। उसने अपने पिता और 3 बहनों हालिया, सुरी और हाविवा का परिचय करवाया। सभी मोकरिन को आश्चर्य से देख रहे थे। उसके पिता उसके प्रति दयालु लगे और उसकी बहनें प्यारी लगीं। हवीवा ने उसे उपहार में एक चूहा दिया, जिससे वह डर कर चीख पड़ी। बाकी जनजाति वाले इकट्ठा हो गए नई दुल्हन को देखने के लिए और ईथन से पूछा कि क्या वही है। दूसरी ओर मोग्रेन को जनजाति वाले अपनी ओर देखते हुए डर लगा, जिससे वह असहज महसूस करने लगी। अचानक किसी ने ईथन को सिर पर मारा और उससे कहा कि लड़की पाने के बावजूद वो अपना ध्यान न हटाए। वह ईथन का बचपन का दोस्त डैन था। फिर वो दोनों मजाक में लड़ने लगे, लेकिन मोकरिन कुछ और सोच रही थी। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि ईथन के माथे से खून बह रहा है तो वह डर के मारे कांप उठी और सोचने लगी कि क्या वह इस गांव में ठीक रह पाएगी। दृश्य शादी के दिन पर चला गया है। मोकग्रेन दुल्हन के लिबास में सजी हुई है। उसने ईथन को देखा और उस पल को जी लिया। वो वाकई में इसके बाद उसकी पत्नी बनने वाली है। जल्दी ही वो दोनों शादी कर लेते हैं और एक चुंबन से अपनी शादी की मुहर लगा देते हैं। उस रात मोकरिन खुशी से इंतजार कर रही थी अपने पहले साथ वाली रात का, क्योंकि ईथन ने उसे बताया था कि यूई हेले जनजाति के नए नए जोड़े पहली रात को इसी तरह मनाते हैं।
वो उत्सुकता से सोच रही थी कि उनके पास किस तरह के अनूठे पकवान होंगे। ईथन शराब को गटक कर वादा करता है कि वो आज रात अपना सबसे अच्छा करेगा। इससे मोग्रान चकित रह जाता है। जैसे ही ईथन उसके करीब आता है वो उससे दूर हट जाती है। इससे वो चकित हो जाता है और पूछता है क्या हुआ है। वो उसे घूर कर पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। चकित ईथन उसे याद दिलाता है कि उसने 1 महीने तक हर रात को शादी की रात जैसा बनाने की इच्छा जताई थी। मोक्रिन मानती है पर उसका मतलब खाने से था। अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनके बीच गलत फहमी हो गई है। ईथन माफी मांगता है, कहता है कि उसे नहीं पता था चो जनजाति में ऐसी परंपरा है। वो स्वीकार करती है कि वो सिर्फ डरी हुई है क्योंकि यह उसकी पहली बार है और इससे ईथन हैरान हो जाता है। वो माफी मांगता है गलतफहमी के लिए और उसे आश्वासन देता है कि वे धीरे धीरे समय ले सकते हैं, एक दूसरे को जानिए। वो उसे धन्यवाद देती है, कहती है मेरे सबसे प्यारे। इससे ईथन के चेहरे पर शर्म से लाली छा जाती है। अगली सुबह वो पाती है कि ईथन चला गया है। उसने उसके लिए एक नोट छोड़ा था कि वो खाली जगह पर उसका इंतजार करेगा। चूंकि हुए हील्स का कबीलाई कवच बहुत भारी था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने कपड़े पहन लेगी। फिर वो बाहर निकलती है, सोचती है कि किधर जाए। अचानक 3 आदमी उसके सामने आ जाते हैं, पूछते हैं क्या वो ईथन्स दुल्हन है। एक उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और वादा करता है कि वो उसे ऐसा परिचय देगा जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगी। इससे मोक्रेन डर से कांप उठती है। वो उसे दूसरे आदमियों के सामने फेंक देते हैं जो उसके बारे में गप करते हैं। वो सोचती है कि क्या ईथन को पता है कि मुख्य भूमि पर एक गिरोह है जो औरतों का अपहरण करके उन्हें दूसरे आदमियों को बेच देते हैं। एक आदमी उसके बालों की रस्सी खोल देता है। उसे लगा था कि इस कबीले के सभी सदस्य ईथन की तरह हैं, पर उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी। उधर ईथन मोक्रिन की चीख सुनकर उस दिशा में दौड़ता है। उसने देखा कि मोक्रिन को कुछ मर्दों की भीड़ ने घेर रखा था। उसने उन्हें याद दिलाया कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि चो जनजाति के लोग कितने कोमल और डरपोक होते हैं। असल में हुआ ये कि जिसने उसका हेयर टाई लिया था वो तो बस चो जनजाति के कारीगरी की तारीफ कर रहा था और उसके बारे में उनके पहले के बोल तो एकदम अलग मतलब लिए हुए थे। वे तो बस उसके बारे में जिज्ञासा से सवाल कर रहे थे। वो मोक्रिन को वापस ले आया। उसने मोक्रिन के बाल सूंघे जिससे वो घबरा गया। उसने मोक्रिन को पीछे से गले लगाया और कहा कि चलो ढूंढते हैं कोई छुपा कोना जहां किसी की नजरें न हो। लेकिन जब वे जल्दी से घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि कोई उनसे मदद मांग रहा था। ईथन ने मोक्रिन से कहा कि वो अंदर चली जाए जबकि वो बात करेगा, पर वह महिला ने कहा कि वो मोक्रिन से बात करना चाहती है। ईथन को जाने को कहा गया क्योंकि वो उन्हें विचलित कर रहा था। वो देखकर सोच में पड़ गया कि मोक्रिन ने उसके द्वारा छोड़े गए जनजातीय कपड़े क्यों नहीं पहने। इस बीच वह महिला मोक्रिन को बता रही थी कि जिस आदमी से वो प्यार करती है वह हुअन जनजाति में रहता है जो काफी हद तक चो जनजाति के जैसा है। उसका चेहरा उदास हो जाता है और वो बताती है कि वो हर बार उससे बात करने की कोशिश करती है तो ईथन उसकी नजरें चुरा लेता है और सिकुड़ जाता है। फिर वो मोक्रान से पूछती है कि उसका प्यार कैसे जीता जाए। उसने पूछा कि वो उसके लिए कैसे कैसे काम करती रही है। औरत ने खुलासा किया कि वो हर बार उसके पास जाते वक्त 5 बोरी चावल देकर आती थी, जिससे मोक्रिन चौंक गया। उसने ये भी बताया कि उसने उसके साथ शिकार किया, लकड़ियां उचीरी और एक बड़े पत्थर को हटाने में भी मदद की। फिर वो सोच में पड़ गई कि क्या अब भी ये काफी नहीं है। मोग्रेन ने उससे कहा कि वो रुक जाए और उसे शादी के लिए मजबूर न करे। फिर उसने उसे कुछ फूल देते हुए कहा कि उसे कुछ अलग तरीका अपनाने की जरूरत है। कुछ दिन बाद औरत ने मोग्रेन को बताया कि वे शादी कर रहे हैं। उसने कहा मोग्रेन सही था। जैसा उसके प्रेमी ने कहा कि उसने फूल देकर उसकी आंखें खोल दी और उसे अपने एक नए पहलू से मिलवाया। फिर वे दोनों चले गए मोक्रिन को धन्यवाद देते हुए और उसने वादा किया कि वह सबको बताएगी कि सलाह के लिए वह एकदम परफेक्ट है। सीन बदल के ईथन पर आता है जो निराश है क्योंकि वो मोक्रिन के साथ अकेले समय नहीं बिता पा रहा है। लोग बार बार मोक्रिन से सलाह मांगने आ जा रहे हैं। वो सोचने लगता है कि कहीं वो इसे बहाने के तौर पर तो नहीं इस्तेमाल कर रही है ताकि उसके साथ ना सोए। अगले दिन वह हुअन जनजाति के एक आदमी से मिलती है। वह उसे उसकी सलाह के बदले में एक उपहार देता है और भी लोग इकट्ठा होकर उसे उपहार देने लगते हैं, जिससे उसकी मुस्कान फूट पड़ती है। अब वह आखिरकार ये देख पा रही है कि ड्यूवी हील्स वाले लोग असल में कैसे होते हैं। वह तय करती है कि वह इसके बारे में घर लिखेगी अगली बार और उम्मीद करती है कि लोग इस नई सच्चाई को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करेंगे। लेकिन जब एक्सेल उसका खत पढ़ता है वह गुस्से से भर जाता है। एक्सेल उसके विदा नहीं करने पर मोक्रिन से माफी मांगता है, पर खुश है कि वे इतनी दूर होने के बावजूद एक दूसरे को चिट्ठियां लिख सकते हैं। वह समझाता है कि उसके पिता हाल ही में घायल हो गए थे, पर चोटें गंभीर नहीं हैं। वह उससे कहता है कि उनकी चिंता ना करे और बताता है कि वह उनके पिता के ठीक होने तक चीफटेन का कार्यभार संभाल रहा है। बस तभी दरवाजा खुलता है और एक संदेशवाहक आकर बताता है कि बीच पर उसकी जरूरत है। मोक्रिन आखिरकार एक्सेल का खत प्राप्त करती है, लेकिन जब वह पढ़ती है कि एक्सेल ने उसे गहील जनजाति के बारे में जबरदस्ती झूठ ना बनाने के लिए कहा था, वह उदास हो जाती है। वह सोच में पड़ गया कैसे दिखाए उसे असलियत।
इधर ईथन का दोस्त जो युंग जनजाति ने उसे बताया कि डैनवल आइलैंड के आसपास के समुद्री जीव आजकल बहुत बेचैन हैं। उसका दोस्त समस्या का समाधान करने का सुझाव देता है, लेकिन ईथन कहता है कि इसे वो खुद संभाल लेगा। फिर वो जंगली सुअर को मारकर मोकरिन को चौंकाने के लिए घर लौटता है, लेकिन मरा हुआ जानवर देखकर मोकरिन के होश उड़ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है। बाद में ईथन माफी मांगता है, लेकिन मोकरिन उसे माफी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना उसे ही बंद करना होगा। उसके बाद वह अपने परिवार की ओर से आया एक खत दिखाती है, कहती है कि वो नहीं जानती वापस क्या लिखे। ईथन खत देखने के लिए कहता है, पर मोकरिन उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लेती है, कहती है कि वो कुछ खास नहीं है। वह अपनी नजरें चुराती है, क्योंकि जानती है कि ईथन को वो खत नहीं दिखा सकती। आखिर एक्सेल को मनाना उसकी ही जिम्मेदारी है। ईथन पूछता है कि क्या उसके भाई ने फिर से उसे परेशान किया है, जिससे मोकरिन चौंक जाती है। वो मना करते हैं कि उसे अपने परिवार की समस्याओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब उसे अपनी कही बात का एहसास होता है तो वो स्पष्ट करती है कि वो इसे इस तरह से नहीं कहना चाहती थी, और कहती है कि वो उसका पति भी है। ईथन मुस्कुराता है और उसे कहता है कि सफाई देने की जरूरत नहीं, पर मोकरिन को समझ आ गया कि वो गलतफहमी में पार्टीडीडीएच गया है। ईथन ने टॉपिक बदल दिया और वे दोनों खाना खाने चले गए। कुछ दिनों के बाद मोकरिन ने देखा कि चिट्ठी गायब है। मोकरान जल्दी से फ्रेया के पास गया और पूछा कि क्या उसने ईथन को देखा है, पर उसने कहा कि उसने उसे पूरे दिन नहीं देखा और आमतौर पर इस वक्त वो पहाड़ों पर होता है। मोकरान ने पूछा कि क्या गांव के बच्चे पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। फ्रेया मान गई, ये कह के कि ईथन ने सबसे पहले बच्चों की जल्द शिक्षा की शुरुआत की थी और उन्होंने कुछ साल पहले ही ये शुरू किया था। सारे बच्चे मोकरिन को देखने के लिए इकट्ठा हो गए, पर मोकरिन ने देखा कि ईथन छोटी बहन अकेले बैठकर मुंह फुलाए हुए है। फिर मोकरिन पहाड़ों पर ईथन को ढूंढने गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। वह भारी मन से सोचता रहा कि आखिर चिट्ठी किसने ली होगी और उम्मीद करता रहा कि कहीं ईथन ने तो नहीं ली होगी। उसने अपना सिर हिलाया, खुद से कहता हुआ कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो उस दिशा की तरफ दौड़ती है। वो ईथन को देखकर खुशी से उसे गले लगा लेती है, लेकिन उसे हैरानी होती है वो ईथन नहीं था। वो माफी मांगती है कि उसे अपने पति समझ बैठी, पर वो आदमी उसे अपनी ओर खींचता है और मुस्कुरा के कहता है कि किस्मत ने आज उन्हें यहाँ मिलाया है। वो कबूल करता है कि वो अब से उसकी मोहब्बत का गुलाम हो गया है और चाहता है कि वो हमेशा साथ रहे। मोकरिन शौक में जम जाती है और उसे याद दिलाती है कि वो शादीशुदा है, लेकिन वो आदमी अनुचित हरकतें करता रहता है। आखिर में वो रुकता है जब ईथन उसके गले पर तलवार रखता है, उसे धमकी देता है कि उसे छोड़ बेच दे। वो आदमी मुस्कुराता है और ईथन के साथ खुशी से हालचाल पूछता है। ईथन उसे पहचान लेता है कि वो आदमी लियो है। लियो कहता है कि यकीन नहीं होता वो शादीशुदा है। कौन सोच सकता था कि ईथन, वही जो बिस्तर गीला करता था, बड़ा होकर खुद के लिए बीवी ढूंढ लेगा। ईथन गुस्से में आ जाता है और वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। लियो का सहायक मॉक ग्रेन से मिलता है और बताता है कि वो दोनों बचपन में एक ही मास्टर के नीचे शिक्षा प्राप्त करते थे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से मिलते ही बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं। जब भी ये एक दूसरे को देखते हैं, बिल्ली कुत्ते की तरह लड़ते हैं। लियो अपनी तलवार निकालकर ईथन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है ताकि वह मोकरिन को जीत सके। इससे पहले से भी ज्यादा, और वो मानता है, लेकिन मोकरिन उन्हें रुकने को कहता है। उसकी इल्तजा के बावजूद वो लड़ते रहते हैं। वो मुंह बनाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया कौंध जाता है। वो उनके बीच में एक डंडा फेंककर उन्हें रुकने को कहती है। इससे दोनों का ध्यान खींचता है और आखिरकार वो रुक जाते हैं। लियो खुद को हया कबीले का मुखिया बताता है। वो आत्मविश्वास से कहता है कि उसके लोग विरासत और खून के जरिए राज करने में यकीन रखते हैं। वो उससे शादी करने को कहता है और सारी दौलत और समृद्धि उसकी हो जाएगी। मोकरिन असहज हंसी हंसती है, पर लियो उसका हाथ लेकर वादा करता है कि अगर उसे उस सुअर से बोर हो जाए तो वो उसका स्वागत करेगा। उसकी बातों से ईथन और भी गुस्से में आ जाता है और वो लियो को पीछे हटने को कहता है। लियो जल्दी ही चला जाता है। मोकरिन उसे खुशमिजाज और मनोरंजक दोस्त कहता है और तय करता है कि एक दिन उसे चाय पर बुलाएगा, लेकिन ईथन मना कर देता है। उससे कहता है कि वो अपना ध्यान न खोए या उससे इत्तेफाक से भी ना मिले। उसकी बातें मोकरिन को चौंका देती हैं। उसने पहले कभी उसे ऐसे अपनी ओर देखते नहीं देखा था। उसने माफी मांगी, बोला कि वो उस मूर्ख की बात आते ही चिढ़ जाता है। फिर उसने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, मोकरिन को याद दिलाते हुए कि वो यहाँ क्यों आई थी। उसने उससे कहा कि उसका खत खो गया है और पूछा कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। फिर उसने उसे एक खोपड़ी दिखाई, बोली कि उसे ये संदूक में मिली। ईथन को चौंका दिया। उसने पूछा क्या सच में उसे वो खत मिला है। मोकरिन को आश्चर्यचकित करते हुए उसने पूछा क्या वो था जिसने ऐसा किया। फिर वो बोला क्या अब उसे शक्की बना दिया है। मोकरिन जानती है कि वो उस पर शक कर रही है और अचानक चुप हो जाती है। उसने पूछा क्या वो अपने घर अपने परिवार के पास जाना चाहती है। उसे भ्रमित करते हुए वो कहता है कि उसे अपने असली परिवार की याद तो आती होगी, क्योंकि वो कभी भी उनके बराबर नहीं हो पाया। वो पूछता है क्या इसीलिए वो उस खत को इतनी बेचैनी से ढूंढ रही है। वो बताता है कि वो यहाँ 2 महीने से है, पर अभी तक उसकी जनजाति के कपड़े पहनने को लेकर हिचकिचा रही है। वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि उनकी शादी पूरी हो, पर वो मौका पाकर हमेशा बच निकलती है, यह कहकर कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। उसकी बातों से मोकरिन को बहुत दुख हुआ और उसने पूछा
वो ऐसा कैसे कह सकता है? काश वो जान पाता। मोकरिन को अपना एकमात्र जाना पहचाना घर छोड़कर उसके साथ नई जिंदगी चुनने के लिए कैसी अंदरूनी लड़ाई लड़नी पड़ी होगी। वो मुड़ी, उससे कहती है कि सोच ले वो क्या चाहता है। सीन बदलता है जहां ईथन उसे खोपड़ी थमाता है और कहता है कि उसे पता है खत कहां है। जैसे ही वो उसके पीछे चलती है, वो अपने शादी वाले दिनों के बारे में सोचती है। उसे लगता था कि उनके शादी की समस्याएं समय के साथ अपने आप हल हो जाएंगी, बिना बैठकर उनका मुकाबला किए। लेकिन बजाय गायब होने के, वो समस्याएं उनके बीच ऐसी दीवार बन गई हैं जिसे वो पार नहीं कर पा रहे हैं। मोकरिन ये उम्मीद कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि दिल की बात ना कहे बिना वो असल में क्या सोच रहे हैं ये नहीं जान पाएंगे। ईथन जल्दी ही उसे एक घर की तरफ ले जाता है। वो हलिया को देखते हैं, ईथन की छोटी बहन जिसके हाथ में खत होता है। ये देखकर मोकरन हैरान होती है और सोचती है कि उसके पास खत क्यों है। हालिया भाग जाती है और मोकरन उसके पीछे भागती हुई उसे रुकने को कहती है। ईथन उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि मौसम के इस तरह पहाड़ पर चढ़ना खतरनाक है, पर वो दोनों भागते रहते हैं और फिर वो उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। हलिया माफी मांगते हुए भागती रही। मोकरान ने देखा कि हलिया जहां दौड़ रही है वहां पास में एक खाई है और उसने उसे रुकने को कहा, पर बहुत देर हो चुकी थी और हलिया गिरने लगी। लेकिन मोकरान ने कूद के उसे पकड़ लिया। हलिया से अचानक चिट्ठी छूट गई, पर ईथन ने उसे पकड़ लिया। खाई के बारे में जाने बिना वो फिसल गया, लेकिन मोकरान ने उसे हाथ पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हुआ। उसने हालिया से कहा कि वो गांव भागकर बुजुर्गों को बुला लाए। फिर उसने ईथन को ऊपर उठाने की कोशिश जारी रखी। उसने उससे कहा कि अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करे, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि फिर उसे चिट्ठी छोड़नी पड़ेगी। मोकरिन ने फैसला किया कि वो मदद आने तक इंतजार करेगा। ईथन ने बताया कि वो चाहता था कि चिट्ठी खो जाए, क्योंकि उसने देखा कि वो इसे इतना मानती है कि उसे उससे भी छुपा के रखी, जिससे उसे जलन हुई। मोकरिन ने उससे कहा कि ऐसे न बोले जैसे ये उसके आखिरी शब्द हों। ईथन हाथ फिसलने लगे और उसने वादा किया कि वो सोच समझकर अपने दिल की बात कहेगा। उससे ये भी गुजारिश की कि वो उसे छोड़कर ना जाए। मॉर्गन आंखों में आंसू भर आए और उसने पूछा कि वो उसे छोड़कर क्यों जाएगी। उसने उससे कहा कि वो उसका हाथ मत छोड़ दे। उसने कहा कि उसे वो खत की जरूरत नहीं है और उससे रिक्वेस्ट की कि खत को गिरने दे और वापस चढ़ा आए। इससे ईथन को मुस्कान आ गई, लेकिन उसका हाथ फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। मोकरिन पीछे हटी, उसके लिए आवाज लगाई। ईथन ने उसे तरफ से आकर उसे चौंका दिया। उसने समझाया कि दोनों हाथ खाली होने की वजह से वापस चढ़ना उसके लिए मामूली बात थी। मोकरिन ने फौरन उसे गले लगा लिया और कबूल किया कि खत में वो नहीं था जो उसे लगा था, वो उसके भाई का था। और उसने उसे इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसे लगा कि उनके बीच अभी भी कुछ गड़बड़ी है। उसने खुलासा किया कि अब ये गांव उसका घर है और उसने कभी भी उसे छोड़ने का नहीं सोचा। जल्दी ही वे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी भावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मोकरिन ने ईथन को साफ शब्दों में कह दिया कि अब ये ही उसका घर है। दोनों ने वादा किया है कि आज से अपनी भावनाओं के बारे में एकदम सच्चाई से पेश आएंगे और एक दूसरे को गले लगा लिया। वो जल्दी ही घर वापस आ गए। मोकरिन को उम्मीद है कि हलिया बहुत ज्यादा घबराई नहीं होगी, पर ईथन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है। पता चला कि लिया सिर्फ ताकि पढ़ने लिखने में अपने साथियों से आगे निकल जाए चिट्ठी ले ली, और चूंकि उसे अभी पढ़ना नहीं आता इसलिए उसकी सामग्री एक राज बनी हुई है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, उम्मीद करते हुए कि हलिया सबक सीख जाए। फिर मोकरान कबूल करता है कि उसने जो पोशाक तैयार की थी वो उसके लिए काफी भारी थी, पर वो कहती है कि एक बात में वो सही था कि वो उनकी शादी को पूर्णता देने से कतरा रही है। इससे ईथन हैरान होता है और पूछता है क्यों। मोकरान ये कबूल करता है कि गले लगाना और चुंबन उसे अच्छे लगते हैं, पर उससे ज्यादा कुछ उसे अजीब सा महसूस कराते हैं। ईथन मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वो उसे अभी चूम सकता है। वो शर्माते हुए सिर हिलाती है और वो चूम लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं और मोकरान को बस उसी का एहसास होता है। अगली सुबह मोकरान उठती है और देखती है कि ईथन सो रहा है। वो रात को हुई बातों को याद करके लाल हो जाती है। 3 दिन हो चुके हैं और मोकरिन एक्सेल के पास एक चिट्ठी पहुंचाता है। वो जनजाति के लोगों की ओर चली जो नवविवाहितों के हनीमून फेज पर चर्चा कर रहे थे, पर मोकरिन झिझकते हुए मानता है कि ईथन खुश नहीं लग रहा है। पूरे दिन भर उन्होंने जाम पीकर इस मुद्दे पर चर्चा की। ईथन उन्हें ढेर हुआ पाता है। मोकरिन भी नशे में टुन्न था। वह ईथन को गले लगाती है, उसे पसीना आ जाता है। वह अपना चोगा उतारने लगती है, कहती है कि बड़ी गर्मी है, पर ईथन उसे कहता है कि घर पहुंचने तक मत उतारो, जिससे वह गुस्से में मुंह बना लेती है। वह उसे मारने की कोशिश करती है, बोलती है कि वह बहुत बदमाश है। ईथन उसके हमले से बच जाता है और वह अपने मुंह के बल गिर जाती है। वह उसे घर ले आता है और उसके घावों की देखभाल करता है, माफी मांगता है। फिर वह गुस्से में पूछती है कि उस रात वह संतुष्ट क्यों नहीं दिखते। इस पर ईथन आह भरता है, पर मोकरिन अभी भी गुस्से में थी और ईथन के धड़ पर काट लेती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसकी बेईमानी की हालत से मोकरान होश में आ जाती है और फिर उसे गांव के डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसने बहुत खून खो दिया है और पूछता है क्या वह उसकी दवा ले रहा था। उसने इनकार कर दिया, कहता है कि वो खत्म हो गई। डॉक्टर उसे उसकी लाइलाज बीमारी की याद दिलाता है, पर ईथन जल्दी में बातचीत खत्म कर देता है।
लेकिन मोकरिन ने यह सब सुन लिया और उसे समझ आ गया कि ईथन की नाक से खून क्यों निकल रहा था। डॉक्टर जाते हैं, वो उनसे पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया। ईथन समझता है कि उसने गलत समझा है, पर उसे नहीं पता किससे कहे। वो समझाने की कोशिश करता है कि नवविवाहित होने की वजह से वो थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो जाता है और अपने गुरु से मिलने के बाद ठीक हो जाएगा। मॉग्रेन मान जाती है और उससे कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। जल्दी ही वो दोनों 6 दिन के लंबे सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। ईथन के माता पिता और गांव वाले उन्हें विदा करते हैं। मोकरिन थोड़ी चिंतित थी क्योंकि ये उसकी पहली यात्रा थी और बिना किसी मध्य यात्रा विराम के योजना थी। सूरज ढलते ही घोड़े पर यात्रा करने से उसकी पीठ में दर्द होने लगता है। ईथन रुकता है, कहता है कि वो आज रात के लिए शिविर लगाएंगे। मोकरान खूबसूरत नजारे को निहारती है और उम्मीद करती है कि उसके लोग भी कभी बाहर की दुनिया देख पाए। ईथन उसे बताता है कि जहां उसका गुरु रहता है वहां का नजारा भी कमाल का है। वहां हमेशा बर्फ पड़ी ही रहती है और उसे वहां बहुत पसंद आएगा। सुनकर मोकरिन उत्तेजित हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। उसकी उत्तेजना में उसने रासों को छोड़ ढक दिया जिससे वह फिसल गई, पर ईथन ने उसे पकड़ लिया और संभाला। अब मोकरिन को इस सफर के लिए बड़ा बेताबी हो रही थी। वो कसम खाती है कि इस यात्रा की हर चीज को याद रखेगी ताकि अपनी जनजाति को बिल्कुल जीवंत तरीके से बता सके। फिर वे बर्फीली जमीन पर पहुंच गए। मोकरान ठंड से कांप उठी, लेकिन ईथन ने उसे आश्वासन दिया कि वो लगभग पहुंच चुके हैं। ईथन ने मॉग्रेन की ओर देखा, लेकिन पाया कि वो बर्फ में ढकी हुई है। वो उसे अपने साथ सवारी करने को कहता है ताकि उसे गर्माहट महसूस हो। अचानक एक हिमस्खलन उनकी दिशा में बड़ी तेजी से आ गया। ईथन ने एक डाली पकड़ी और मोकरिन से उसका हाथ थामने को कहा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई और हिमस्खलन में बह गई। उसकी दृष्टि धुंधला गई क्योंकि वह सोचने लगी कि क्या वो मर जाएगी। बाद में एक आदमी ने बेसुध मोकरिन को पाया। ईथन जल्द ही होश में आया और मोकरिन को चारों ओर देखने लगा, लेकिन अब उसे दिखाई दिया। जब वो उसे खोजते हुए घूम रहा था, उसने उसकी टोपी और दुपट्टा पाया। उसने घंटियां भी पाईं, जिससे उसे समझ में आ गया कि वो कहां हो सकती है। इधर मोगरेन एक गर्म घर में उठती है। उसे समझ आता है कि वो नंगी है और उसके ऊपर एक अजनबी है और पूछती है कि वो कौन है। वो आदमी उसे घूरता है जिससे उसे असहज महसूस होता है। वो आदमी उसे सूंघता है और मोकरेन डर के मारे अपनी आंखें मूंद लेती है। उस आदमी में कुछ तो था जो मोकरेन को इंसानी नहीं लगता था। बस फिर ईथन आता है और उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है। वह तेजी से मोकरेन के पास जाता है और उस आदमी से अपना नाम बताने को कहता है, पर वो चुप रहता है। इसीलिए ईथन अपनी तलवार निकालता है, पर ठीक उसी पल ईथन के गुरु उन दोनों पर पानी डालते हैं और उसे लापरवाह और बेसब्र कहते हैं। बाद में वे सभी बैठकर बात करते हैं, जबकि वो आदमी फर्श घिसता है। पता चलता है कि वो आदमी सिर्फ मोकरिन को कपड़े बदलवा रहा था। गुरु बताते हैं कि वो आदमी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो जंगली बच्चा है जो पहाड़ों में जानवरों के साथ पला बढ़ा है। गुरु ईथन से पूछते हैं कि उसे और दवाई क्यों चाहिए। फिर वो मोकरिन की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसकी प्यारी पत्नी इसकी वजह है। मोकरिन को सच पता चलने से पहले ईथन मास्टर को लेकर दूर चला गया, झट से विषय बदल दिया। इससे मोकरिन सोच में पड़ गया कि कहीं ईथन उसकी वजह से तो बीमार नहीं है। सीन बदल जाता है। जब मास्टर मोकरिन की दवाई तैयार कर रहे हैं तो एथन ने सुझाव दिया कि वो मोकरिन को इधर उधर घुमाए। एथन ने मोकरिन को बताया कि इसी जगह पर उसने 4 साल ताकतवर आदमी बनने के लिए ट्रेनिंग ली, तेरे लिए। भले ही वो निकम्मा लियो उसे खत्म करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हमेशा बच कर निकल आया। मोकरिन सोच में पड़ गई कि क्या उसकी बीमारी और दोस्तों से झगड़े सब उसकी वजह से हैं। उसके विचारों का सिलसिला तोड़ते हुए वो देखती है कि एक आदमी काम में जुटा हुआ है। मोकरिन ने देखा कि वो ईथन से भी ज्यादा तगड़ा है और चाहती है कि वो भी उसकी तरह मजबूत बने। ईथन ने उसकी माँ को घूरते हुए नोटिस किया। ईथन उसे मूड़ा और सुझाव दिया कि वो कहीं और जाकर बर्फ के आदमी बनाए। मास्टर गुजरते हुए उससे कहते हैं कि अगर उसके पास खाली बैठे रहने का समय है तो लकड़ी लेकर आए। एथन ने मोकरिन को गले लगाया और विरोध किया कि उसकी पत्नी बहुत कमजोर और भ्रमित है मैनुअल काम करने के लिए, पर मास्टर ने कहा कि वो उसकी और उसके शिष्य की बात कर रही हैं। इसलिए एथन ने मलग्रेन को अलविदा कहा और चल पड़ा, मोकरिन को अति सोच में छोड़कर। उसने सोचा कि कुछ काम काज ढूंढ लेती हूँ जिससे ज्यादा सोचने से बच सकूं। फिर वो अपना कमरा साफ करने लगी, पर फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मास्टर ने उसे एक ड्रिंक ऑफर किया और पूछा कि क्या वो दिन भर की सैर के लिए चलें। चूंकि ईथन ने उसे अंदर ही रहने को कहा था, वो हिचकिचा गई। मास्टर ने उसे विश्वास दिलाया कि ईथन समझ जाएगा, तो वो मान गई। चलते हुए मास्टर ने मोगरेन से पूछा कि लड़ाई में कौन जीतेगा, वो या ईथन। सवाल ने उसे चकरा दिया और उसने कहा कि कोई भी शिष्य अपने मास्टर से मजबूत नहीं होता। ये सुनकर वो हैरान हो गया और बोला कि वो ईथन के साथ नहीं रह सकता। जल्दी ही वे एक बर्फ की दीवार तक पहुंच गए। मास्टर ने कहा कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो किस तरह से नए कबीले में अपने आप को ढालने और उस नए कबीले में योगदान देने में लगी है और कितना बुरा उसे महसूस हो रहा होगा। उसने समझाया कि अंत में इस बर्फ की दीवार को गिराने वाली चीज जोर की नहीं, बल्कि धीरे धीरे आती हुई धूप है। मोकरिन समझ गई कि वो सही कह रहा है। अगर वो गुए ही हेल नहीं बन पाई तो क्या हुआ, उसकी अपनी मजबूतियां हैं। सच तो उसे पता था
पर अपनी अनिश्चितताएं उसे देखने से रोकती रहीं और उसका मन हल्का हो गया। जल्द ही रात हो गई और ईथन अभी तक वापस नहीं आया। वो सोच में पड़ गई कि क्या है। इतनी देर तक बाहर रख के वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर ईथन वापस आने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि मॉग्रेन उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जो आदमी उसके साथ था वो कुछ और ही सोच रहा था। अचानक ईथन शरीर भारी महसूस होना शुरू हो गया और उसने खून की उल्टी कर दी। उसकी नजरें धुंधलाने लगीं, लेकिन वो खुद को उसके पास वापस जाने के लिए मजबूर किया। सब कुछ अंधेरा होने लगा तो उसने मोक्रिन को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। पता चला कि उसने बहुत सारी दवाइयां खा ली थीं और यह उसका एक साइड इफेक्ट था। मास्टर ने खुलासा किया कि अब उसे नाक से खून आना बंद हो जाएगा क्योंकि उसने जहर के प्रति इम्यूनिटी विकसित कर ली है। इससे ईथन को बहुत खुशी हुई, लेकिन जब मास्टर ने पूछा कि मोक्रिन की चिंता का कारण क्या था, वो चुप हो गया। उसने ईथन को नसीहत दी कि मोक्रिन को समाज से मिलने जुलने से और उसे फंसाने से रोके नहीं। ईथन ने खुलासा किया कि वो मोक्रिन के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। इधर मोक्रिन दरवाजे से उनकी बातचीत सुन रही थी। मास्टर चला गया उन्हें बातचीत के लिए कमरे में अकेला छोड़ के। फिर ईथन ने समझाया कि वो क्यों नाक से खून आ रहा था। फिर वो मोक्रिन को गले लगा लेता है। उसे उसकी इतनी ज्यादा हिफाजत करने के लिए माफी चाहिए। मोक्रिन उसे चूम कर कहती है कि सब ठीक है। वो उसे धकेल देती है, कहती है कि वो उतनी नाजुक नहीं है जितना वो सोचता है। फिर पूछती है क्या उसे दिखाना चाहिए कि वाकई में वो कितनी मजबूत है, जिससे ईथन शर्मा जाता है। सीन बदलता है और ईथन और मलक्रेन जा रहे होते हैं। मास्टर मलक्रेन कान में कुछ फुसफुसाता है और उन्हें अलविदा कहता है। जब वे जा रहे होते हैं, ईथन पूछता है कि मास्टर ने उससे क्या कहा। वो आगे बढ़कर कहती है कि ये एक राज्य है। ईथन उसका पीछा करते हुए वह याद करती है कि मास्टर ने उससे कैसे कहा कि ईथन थोड़ा बेफिक्र और ढीला लग सकता है, पर वो हमेशा ऐसा नहीं था। पर उससे मिलने के बाद उसमें काफी बदलाव आया। इसलिए जिसे वो वाकई में प्यार करता है, उसके साथ रहकर उसने अपने बोझ उतार दिए हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। मास्टर ने मोक्रान को ईथन की दुनिया बताया। जल्दी ही वे गांव वापस लौटते हैं और पता चलता है कि आदिवासी प्रतिस्पर्धा होने वाली है। मोक्रिन सुझाव देती है कि टूर्नामेंट चोस गांव में करें और सभी सहमत हो जाते हैं। जल्द ही तैयारियां हो गईं और सभी लोग चोस गांव की ओर चल पड़े। इवन डर के मारे सोच रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। मोक्रिन खुशी खुशी उनकी ओर दौड़ता है और सब कुछ समझा देता है। इधर ईथन समझ नहीं पा रहा कि ये आदमखोर मछलियां इस बार हमला क्यों नहीं कर रही और ठान लेता है कि ध्यान रखेगा। उस रात ईथन मोक्रेन को खाना लाता है, पर वहां पाता है एक्सेल ये कहते हुए कि यह शादी मोग्रेन चाहता ही नहीं था और वह उससे प्यार नहीं करती थी जब वह उसकी दुल्हन बनी। ईथन जब यह सुनता है कि मोग्रेन मान गया है तो चौंक जाता है और मुड़ जाता है। जल्दी ही आतिशबाजी होती है और मोक्रेन बाहर चली जाती है। वह खाना मिलता है और समझ जाती है कि ईथन ने उनकी बातचीत चुपके से सुनी होगी। वह फैसला करती है कि उसे ईथन को ढूंढना है और गलतफहमी को दूर करना है, चाहे एक्सेल कितना भी विरोध करे। हाँ, उसने खुद को उससे शादी करके कुर्बान करने का फैसला तो किया था, पर अंत में उससे शादी इसलिए की क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। जैसे ही वह जाने लगती है, एक्सेल गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उधर ईथन खुद को दोषी महसूस कर रहा है क्योंकि उसने मोक्रेन को उस आदमी से शादी करवा दी जिससे वह डरती थी। वह जो कुछ भी किया है उसके लिए किसी भी हाल में प्रायश्चित करने का निर्णय लेता है। वह एक्सेल के लिए अपनी जान देने की इच्छा जताता है क्योंकि उसने खुद पर जबरदस्ती की उसकी बहन पे, लेकिन एक्सेल माने नहीं, इसलिए ईथन ने उसको ही चुनौती दे दी। मोक्रेन उनको देखते हैं और विनती करते हैं रुकने की, पर किसी में हिम्मत नहीं होती बीच में आने की। जैसे ही वो देखती है कि उसका भाई ईथन पे तलवार चला रहा है, वो चीख उठती है और तभी एक डरावना समुद्री जीव समुद्र से कूद पड़ता है। जब जीव मोक्रेन पे हमला करने लगता है, ईथन उसको बचा लेता है। वो उसको आदेश देता है कि वो गांव वालों को द्वीप के दूसरी ओर के जहाज तक ले चले जब तक वो जो सही है वो करते हैं। फ्रेया अपनी भाला उठाती है और घोषणा करती है कि नाश्ते में रोस्ट ऑक्टोपस होगा। जब एक्सेल और मोग्रोन गांव वालों को इकट्ठा कर रहे हैं, ईथन ऑक्टोपस से लड़ाई कर रहा है। उसका दोस्त समझा रहा है कि ये 200 साल पहले देखा गया था जब इसने डनवॉल आइलैंड को बाकी दुनिया से अलग थलग कर दिया था और ये बहुत निर्दयी है। वो ऑक्टोपस की ओर दौड़ पड़ता है और लियो की मदद से इसकी सबसे कमजोर जगह पर अपना शब्द का प्रहार करता है। जैसे एक्सेल मोक्रेन को जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें चलना होगा। वो दूरी में घूरती है, जानती है कुछ ठीक नहीं है। वो एक्सेल को समझाता है कि वो ह्यूए हील्स को अकेला नहीं छोड़ सकती, जबकि उन्होंने इस द्वीप के लिए अपनी जान पर खेल है। वो भाला उठाती है और ईथन की तरफ घुड़सवारी करती हुई बढ़ती है, कहती है कि वो भी गहील है। इधर ईथन को एहसास होता है कि ऑक्टोपस को भाला घोंपने से काम नहीं चलेगा। मोक्रेन आता है और देखता है कि ईथन मुसीबत में है। वो एक संभव समाधान पर विचार करता है। ईथन भी हार मानना नहीं चाहता है कि मोक्रेन इस जबरदस्ती की शादी से आजाद हो जाए और अपने प्रिय द्वीप की रक्षा करे। अपने ख्यालों से बाहर आकर वो देखता है कि मोक्रान राक्षस पर भाला फेंकने के लिए निशाना लगा रहा है। वो ईथन के उसके बारे में सोचे गए ख्यालों को याद करती है और भाला उसकी ओर फेंकती है। ईथन उसे पकड़ता है और फिर से एक बार भाला घोंपता है। सोचता है कि शायद अब राक्षस हार गया है, पर ईथन हैरान रह जाता है जब ऑक्टोपस जहर उगलता है जिससे वो गिर पड़ता है। वो ईथन के पास दौड़ने की कोशिश करती है, पर लोग उसे जहरीले धुएं की तरफ जाने से रोक लेते हैं।
उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो देखती है कि ईथन के मुंह से खून बह रहा है और वो फर्श पर बैठ जाती है। उसने ईथन को बताया कि उसने उससे कई चीजें सीखी हैं। सूरज की सुंदरता का, बर्फ की ठंडी चुअन कैसे चुनता है, हंसना कैसे है, गम कैसे बांटना है और अलग अलग लोगों के साथ अपने विचार कैसे साझा करना है। वो वादा करती है कि वो अपनी खुशी के पल दुनिया के लिए नहीं बदलेगी, ये कबूल करते हुए कि उसे ईथन से प्यार है। सुन ईथन उठता है और पूछता है कि क्या वाकई में वो उसका प्यार पाने के काबिल है, जबकि उसने उसे मजबूर किया। वो सर हिलाकर कहती है कि उसने खुद ईथन के साथ रहने का चुनाव किया। एक्सेल और आइवान हैरानी में हैं जब उन्हें समझ आता है कि मोक्रांस को ईथन से कितना प्यार है। दूसरे आदिवासी भी आइवान को सबूत देते हैं कि कैसे ग्वे हिल ने उन्हें बचाया और उनके द्वीप पर चढ़ाई नहीं की। फ्रेया ये सुनकर कहती है कि उनका कभी भी उनके द्वीप पर कब्जा करने का इरादा नहीं था। उनकी सिर्फ ये चाहत थी कि नवाक मार्ग पर ब्लॉक करने वाली राक्षसों को भगाने के लिए, ताकि वे अपनी अलग थलग पड़ी हुई स्थिति से निकल सकें और दूसरी जनजातियों के साथ व्यापार कर सकें। एक अचानक एहसास से आइवन जगता है और वह चौंक जाता है। लगता है कि दोनों जनजातियों को लंबे समय से एक दूसरे से बातचीत करने की जरूरत है। अगले दिन फ्रेया और आइवन अपने मतभेदों को भूलकर वादा करते हैं कि वे सभी के लिए एक मजबूत रिश्ता बनाएंगे। दृश्य एक्सेल स्माइल पर शिफ्ट होता है। जब वो जनजातियों के बीच के बदलाव देख रहा था, उसकी पत्नी उनके बच्चे को लेकर उसके पास आई। वो उम्मीद करता है कि उनके बच्चे एक नए और बेहतर संसार में अपनी पहचान बनाएंगे। दूसरी ओर मॉकरिन ने ईथन को सजा के तौर पर बांध दिया क्योंकि उसने सम्मानजनक डी टैग के लिए हाँ कर दी थी। ईथन वादा करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा और वो जानता है कि वह नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत क्रूर था। मॉकरिन कबूल करती है कि वो इतने लंबे समय से उससे सच्चे दिल से अपना प्यार व्यक्त करने की प्रतीक्षा कर रही थी, पर उसने उसे अलविदा कहने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसने उसकी रस्सियां ढीली कर दी और वे एक दूसरे को गले लगाते हुए अपने प्यार का इजहार करने लगे। एक साल बाद आइवन और एक्सेल ग्वे हिल जाते हैं मोक्रांस से मिलने। ईवन अब उस जनजाति के तेज मिजाज का आदी हो रहा है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उन्हें जानने पर वो कितने शानदार हैं। मॉकग्रेन उन्हें अपने घर ले जा रही होती है और कहती है कि उसके पास उनके लिए एक सरप्राइज है। मॉकग्रेन फिर उन्हें फ्रेया से मिलवाने ले जाती है। फ्रेया कहती है वो हैरान है कि एक्सेल ने यह मुलाकात तय की। एक्सेल मान गया, बोला कि उसे अगले अंतर जनजातीय टूर्नामेंट के लिए सलाह चाहिए थी। जब मोकरन अपने भाई और फ्रेया को खुशी से बात करते देख रही थी तो वो मुस्कुरा दी। चेन फिर इथन को ढूंढने चली गई, जिसने खुशी से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने कबूल किया कितनी खुश है वो कि उसका परिवार उन्हें नियमित रूप से मिलने आता है। इथन मुस्कुराया, कहा कि वो उसके लिए खुश है। उसने फिर उसे एक सरप्राइज फुसफुसाकर बताई, जिससे वो हड़बड़ा गया। उसने उसे कस के गले लगा लिया, जिससे मोगरन को बच्चे की याद दिलानी पड़ी। उसने उसका थैंक यू किया कि वो उस समय उसके साथ थी जब वे पहली बार उस द्वीप पर मिले थे, और वो मुस्कुराई, कहा कि वो उसकी लाइन थी। फिर उसने कहा कि वो उस आकर्षक आक्रमणकारी के लिए आभारी है। वे मुस्कान छोड़कर तय किया कि वे इस पल का और आने वाले पलों का आनंद लेंगे। इसके साथ मनहुआ समाप्त होता है। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जानिए हमें, और भी मनोरंजक कहानियों के लिए बने रहिए।